गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लॉज ऑफ मोशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था एनसीईआरटी बेस्ड, और ये उसका सेकेंड पार्ट है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, देन अगर किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, ये देखिए ये एक बॉडी है रखी हुई है, इसका वेट डाउनवर्ड है और दिस इज फोर्स ऑन अ ब्लॉक बाय द ग्राउंड, ठीक है ना। तो ये ब्लॉक ना इस ग्राउंड को छोड़कर नीचे जा रहा है, ना इस ग्राउंड को छोड़ के ऊपर जा रहा है, यानी कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो n इज इक्वल टू mg, और n इज इक्वल टू mg का मतलब ये होगा कि y डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं होगा, क्योंकि ये इस फोर्स ने इस फोर्स को बैलेंस कर लिया। और जब कई बार x डायरेक्शन की, तो x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स शो नहीं किया गया, इसका मतलब ये हुआ कि fx भी जीरो है, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा कि बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो होगा तो एक्सीलरेशन जीरो होगा, एक्सीलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का दो मतलब होते हैं। अगर बॉडी रेस्ट इनिशियली रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही बनी रहेगी, और अगर बॉडी इनिशियली मोशन में है तो हमेशा उसी मोशन के अंडर में बनी रहेगी। तो पहला ऑप्शन सही है कि अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो हमेशा रेस्ट में ही बनी रहेगी, और बाकी सेकेंड ऑप्शन क्यों गलत है। बॉडी एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग, सवाल ही नहीं उठता। जब एक्सीलरेशन नहीं है तो रेस्ट में रखी हुई बॉडी स्टार्ट नहीं कर पाएगी। अगला ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन क्यों गलत है। अ बॉडी इन मोशन ट्राई टू कम इन रेस्ट, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में आने के लिए उस पर रिटार्डेशन का लगना जरूरी है, जबकि नेट फोर्स जीरो होने पर ना एक्सीलरेशन होता है ना रिटार्डेशन पैदा होता है। आइए देखते हैं फोर्थ ऑप्शन क्यों गलत है। अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन ट्राई टू मूव विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की तो बात ही नहीं है। एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही होगी तो वो एक्सीलरेशन लेने की कोशिश करेगी, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होने पर न एक्सीलरेशन बॉडी के पास आ पाता है, न रिटार्डेशन बॉडी के पास आ पाता है। तो पहला ऑप्शन क्यों सही है ये बताया, और बाकी 2, 3 और 4 सेकेंड, फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ क्यों गलत है ये भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी पेज 90 में देखने को मिलेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्पेसशिप है जो इंटर स्पेलर स्पेस से बाहर चला गया है, और बाहर चले जाने के बाद उसके सारे रॉकेट के इंजन भी ऑफ हो गए हैं। हैज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये देखिए ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड, ये अर्थ हमने कंसीडर किया, और ये देखिए अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड का दायरा यहाँ भी है, यहाँ भी है, और एक पर्टिकुलर हाइट के बाद अर्थ की ग्रेविटी नेग्लिजिबल हो जाती है। मान लीजिए कि इस लिमिट के बाद अर्थ की ग्रेविटी नेग्लिजिबल हो गई, तो इसके बाद जो शुरू होगा दैट विल बी इंटरस्टेलर स्पेस। अगर कोई रॉकेट इस स्टेज पे पहुंच चुका है, इस स्टेज पे इस स्थिति में पहुंच चुका है, ठीक है ना, तो उस पर अर्थ कोई बल नहीं लगाएगी, कोई दूसरी बॉडी आसपास नहीं है जो उस पर कोई बल लगाए, यानी कि इस पर जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी जीरो, ठीक है ना। अच्छा, तो अब क्या होगा, अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी which is called inertia, the property of the body which is called inertia means resistance to change। कितना बढ़िया सेंटेंस है, देखिए, means resistance to change। आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 90 और पेज नंबर 91 में, ये देखिए मैंने बढ़ा दिया 90 और 91, ये स्टेटमेंट आपको 90 में मिलेगा और ये स्टेटमेंट आपको 91 में मिलेगा, डार्क किया हुआ मिलेगा। 91 पेज में डार्क किया हुआ स्टेटमेंट मिलेगा। इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी परिवर्तन का विरोध, इसी को इनर्शिया कहते हैं। तो स्टेटमेंट ए और बी दोनों ही बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ठीक है ना। बोथ ए एंड बी करेक्ट स्टेटमेंट छाटना था, बोथ ए एंड बी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली गेट सेपरेटेड आउट फ्रॉम द स्पेसशिप। ये देखिए ये एक स्पेसशिप था, और इस स्पेसशिप में एक एस्ट्रोनॉट था
जो कुछ काम बाहर निकल कर रहा होगा इसकी बाउंड्री से जुड़ा रहेगा और थोड़ा सा अटैचमेंट होकर बाहर कुछ काम कर रहा होगा। बाई चांस ये इससे अलग हो गया, कौन? हाँ, एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप से अलग हो गया। स्पेसशिप का एक्सीलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था जब एस्ट्रोनॉट उसके अंदर था, और जब वो अलग हो गया तब भी उसका एक्सीलरेशन वही है। तो कह रहे हैं कि द एक्सीलरेशन ऑफ एस्ट्रोनॉट द इंस्टेंट आफ्टर ही आउटसाइड द स्पेसशिप विल बी, जब ये एस्ट्रोनॉट इस स्पेसशिप से बाहर आ गया तो इसका स्पेसशिप से कोई लेना देना नहीं होगा। तो इस समय स्पेसशिप की वेलोसिटी मान लीजिए कि v इज इक्वल टू, मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड थी, तो एस्ट्रोनॉट इसकी वेलोसिटी लेकर निकलेगा। उसके अलावा एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप से कोई भी प्रॉपर्टी लेकर नहीं निकल पाएगा। 50 मीटर पर सेकेंड, तो जब कोई किसी चलती हुई बॉडी से कोई बॉडी ड्रॉप की जाती है तो जो बॉडी ड्रॉप होती है, जैसे एस्ट्रोनॉट ड्रॉप हो गया या बॉल ड्रॉप हो जाए, तो वो रॉकेट से सिर्फ उसकी वेलोसिटी लेकर ही निकल पाती है और उसका एक्सेलरेशन इसको नहीं मिलता, क्योंकि अब दोनों अलग अलग बॉडी हो गए हैं। इसलिए जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो इसका एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0, और एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन आपका कौन सा चॉइस करना है एक्सेलरेशन के बारे में, ऑप्शन 4th चॉइस करना है। यही क्वेश्चन अच्छा है और एनसीईआरटी की पेज नंबर 93 में आपको देखने को मिलेगा। हाँ, आप चेक कर लीजिए कितना ध्यान देकर इन चीज़ों को बनाना और समझाना किया गया है। एक पेज नंबर का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। आप चेक करिए, आपको चीज़ें वही मिलेंगी। इफ टू स्टोन्स, one light and other heavy, are dropped from the top of the building, neglect air drug, तो क्या होगा? एक बिल्डिंग के टॉप से 2 स्टोन को हमने ड्रॉप किया, एक भारी था और दूसरा हल्का था। इसकी हाइट h मान लीजिए, ये देखिए ये यहाँ पर आएगा, इसकी वेलोसिटी v1 होगी, ये भी उसी तरीके से यहाँ पर आएगा। जमीन से टकराते वक्त इसकी वेलोसिटी माना कि v2 होगी। तो हमें पता लगाना है कि कौन जल्दी पहुंचेगा या कौन ज़्यादा वेलोसिटी से पहुंचेगा, क्या क्या होगा दोनों के साथ जब वो दोनों ग्राउंड पे पहुंचेगी। दोनों बॉडी, एक हल्की दूसरी भारी बॉडी जब ग्राउंड पे पहुंचेगी, दोनों के अंदर कौन कौन से गुण होंगे, कौन कौन से लक्षण होंगे। आइए इसको देखते हैं। न्यूटन की पहली इक्वेशन का प्रयोग करने पर या न्यूटन का दूसरी इक्वेशन का प्रयोग करने पर h बराबर ut, u दोनों का 0 है। तो हाँ, क्योंकि ड्रॉप की गई है और ड्रॉप्ड, ये लिखा हुआ है ड्रॉप्ड, तो ut 0 हो गया, हाफ gt स्क्वायर, तो ये 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि t स्क्वायर इज इक्वल टू 2h/g। इसका मतलब ये हुआ कि t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g, जिसमें कहीं मास शामिल नहीं है। माना कि ये मास m है और ये मास 4m है, तो इस फॉर्मूले में कहीं मास शामिल नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि दोनों एक समान समय में जमीन पर पहुंचेंगे। ये एक मिसकंसेप्शन है, और जो कुछ लोगों को होता है कि भारी पत्थर जल्दी नीचे पहुंचेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। आइए वेलोसिटी के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, तो 0 प्लस 2gh, सो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो इस एक्सप्रेशन में भी कहीं मास नहीं है, एक का मास m है, दूसरे का मास 4m है, लेकिन वेलोसिटी में कहीं भी मास नहीं है। इसका मतलब है दोनों जब जमीन पर टकरा रहे होंगे, जमीन पर पहुंच रहे होंगे, तो दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी। कहने का मतलब है कि दोनों सेम टाइम पर ग्राउंड पर पहुंचेंगे और ग्राउंड पर पहुंचते वक्त उनकी वेलोसिटी भी सेम होगी, ठीक है ना। तो फिर आइए पहला ऑप्शन पढ़ रहे हैं। हैवियर स्टोन विल रीच अर्लियर ऑन अर्थ, यही गलत हो गया। रीच कह रहे हैं भारी वाला जल्दी पहुंचेगा, गलत हो गया। इट विल बी इजियर। अब आप बात कर लेते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम इज इक्वल टू होता है v इज इक्वल टू mv, ठीक है ना। तो v तो दोनों का सेम हो गया, हाँ दोनों के लिए सेम है, ये दोनों के लिए सेम होगा, तो मोमेंटम मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो जिसका
मास कम है उसका मोमेंटम भी कम होगा। तो फर्स्ट का मास कम है तो फर्स्ट वाले का मोमेंटम भी कम होगा, सेकंड का मास ज़्यादा है तो सेकंड वाले का मोमेंटम ज़्यादा होगा। और जब सेकंड वाले का मोमेंटम ज़्यादा होगा तो जब हम हाथ लगाएंगे तो हमारे हाथ में चोट ज़्यादा लगेगी, उसको संभाल पाना हमारे लिए कठिन होगा, जबकि हल्के वाले को संभाल पाना हमारे लिए आसान होगा। क्यों आसान होगा? क्योंकि इसका मोमेंटम कम है। मोमेंटम कम होने की वजह से वो हमारे हाथ में कम चोट लगाएगा। तो इट विल बी इजियर टू कैच लाइटर स्टोन। हल्के वाले स्टोन को कैच करना थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है, इजियर उसकी तुलना में आसान रहेगा। इट विल बी इजियर टू कैच हैवियर स्टोन गलत ही हो गया, क्योंकि हम पहले ही साबित कर चुके हैं कि लाइटर स्टोन को कैच करने में हमें इजी आसानी रहेगी। अच्छा, लाइटर स्टोन विल रीच अर्लियर, ये भी गलत हो गया क्योंकि दोनों स्टोन एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के पेज नंबर 95 में आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। Consider the following statement: the same force for same time causes the same change in momentum for different bodies. आइए देखते हैं जरा, दो बॉडीज हैं, इनको डिफरेंट ले लीजिए। और हाँ ठीक है, डिफरेंट बॉडीज हैं, दोनों पर हम डिफरेंट बॉडीज का मतलब है मास डिफरेंट है, m1 और m2। हमने दोनों पर सेम फोर्स लगाया तो हमें इन चार ऑप्शन में से पता करना है, मतलब दो ऑप्शन में से पता करना है कि दो स्टेटमेंट में से पता करना है कि दोनों में दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों गलत है, या पहले एक सही और एक गलत है, हमें पता करना है। देखिए, जब दोनों पे सेम फोर्स लगाया तो एक्सीलरेशन पैदा होगा जो कि फोर्स पर यूनिट मास होता है, तो ये F/m1 होगा, जबकि सेकंड का एक्सीलरेशन फोर्स पर यूनिट मास यानी कि F/m2 होगा। ऐसा होने पर सेम टाइम में अब हम ये पता लगाएं कि दोनों का the same force for same time causes same change in momentum for different bodies। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट है फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। सेकंड स्टेटमेंट को देखते ही समझ में आ गया कि सही है कि अगर हम किसी बॉडी के मोमेंटम की दिशा को बदलना चाहते हैं, वेलोसिटी की दिशा को बदलना चाहते हैं, तो हमें सब फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक कर लें जरा। आइए, आफ्टर टाइम टी आइए हम इनके मोमेंटम्स को देखें। तो वेलोसिटी पहले निकालें, तब मोमेंटम को देखना बेहतर रहेगा। चलिए, v = u + a1t, सो 0 + f/m1t एंड v2 = u + a2t यानी कि 0 + f/m2t यानी कि ये हो गया f/m1t और ये हो गया f/m2t। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, और जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी t टाइम बाद वेलोसिटी कम होगी। यहाँ तक तो हम बात समझ गए, लेकिन ऑप्शन में वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं कहा गया। हमारे ऑप्शन वेलोसिटी को लेकर नहीं बल्कि मोमेंटम को लेकर हैं। आइए मोमेंटम के बारे में बात करें यहाँ पर। पहले का मोमेंटम आफ्टर टाइम t, पहले का मोमेंटम दैट विल बी m1 v1। तो जब हमने m1 में v1 को मल्टीप्लाई किया तो f/m1t आ गया, m1 से m1 कैंसिल हो गया और ये आ गया f × t, फोर्स × टाइम। इसी प्रकार से दूसरे का मोमेंटम m2 v2, सो m2 और v2 मतलब f/m2t, m2 से m2 कैंसिल हो गया और ये आ गया f × t, यानी कि दोनों का मोमेंटम t टाइम बाद सेम होगा। तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम 0 और फाइनल मोमेंटम दोनों का बराबर, यानी कि दोनों का जो चेंज इन मोमेंटम होगा ΔP1 = ΔP2, यानी कि फर्स्ट बॉडी का चेंज इन मोमेंटम सेकेंड बॉडी के चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट बॉडी का चेंज इन मोमेंटम यानी कि f × t माइनस इनिशियल मोमेंटम 0। एक सेकेंड रुक जाइए और ठीक कर लीजिए, p फाइनल माइनस p इनिशियल फर्स्ट बॉडी का, यहाँ लिखने जा रहे हैं p फाइनल माइनस p इनिशियल सेकेंड बॉडी का, ठीक है ना।
तो फर्स्ट बॉडी का पी फाइनल है एफ इंटू टी और पी इनिशियल है 0, और सेकेंड बॉडी का भी पी फाइनल है एफ इंटू टी और इनिशियल है 0। इस प्रकार से यहाँ भी एफ टी लेफ्ट हैंड साइड में एफ टी और राइट हैंड साइड में भी एफ टी ही नजर आ रहा है, यानी कि दोनों का चेंज ऑफ मोमेंटम सेम होगा। स्टेटमेंट ए सही है, स्टेटमेंट बी तो खैर सही है ही है, किसी बॉडी के मोमेंटम की दिशा बदलने के लिए हमें उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों ही करेक्ट है। हमें छाटना क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा भाई कंसीडर कर लिया, अब क्या करना है, अब करना ये है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट में लिखेंगे बोथ ए एंड बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको एनसीईआरटी में देखने को कहाँ मिलेगा, या आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 95 में आपको देखने को मिलेगा। ये लिखा हुआ है पेज नंबर 95 में आपको ये देखने को मिलेगा। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन, बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है नीट के लिए। A bullet of mass 0.05 kg moving with a speed of 200 meter per second enter a heavy wooden block and it stops after distance 100 centimeter. The average resistive force exerted by the block on the bullet. Average force की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है ना। तो जब कोई बुलेट किसी वुड में धंसेगी तो कुछ दूर तक जाकर रुकेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v है और यहाँ पर जाकर इसकी वेलोसिटी माना कि 0 हो गई, और ये कितनी दूरी अंदर जाके रुक गया, 100 सेंटीमीटर अंदर जाके ये रुक गया। ये बुलेट 100 सेंटीमीटर अंदर जाकर रुक गई, तो हमें एवरेज रेजिस्टिव फोर्स फाइंड करना है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना सही रहेगा, क्योंकि जब बुलेट वुड के अंदर धंसेगी तो फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन की वजह से ही उसकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा और उसकी वजह से वो रुक जाएगी। तो वर्क आइए कैलकुलेट करें, माइनस फ्रिक्शन फोर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर। तो माइनस से माइनस तो खैर कैंसिल हो गया, और फ्रिक्शन फोर्स इंटू एक्स की वैल्यू दी गई है 100 सेंटीमीटर में दिया, और वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, तो फिर सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए हाफ है, फिर मास है 0.05 kg और वेलोसिटी 200 का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये कैंसिल कर दिया, फ्रिक्शन आने ही वाला है, देखिए 1/2, इसके बाद 0.05, उसके बाद ये 4 इंटू 10⁴, ठीक है। तो ये हो गया 2, इसको काट दिया, 2 आ गया, 0.05 इंटू 2 इंटू 10⁴, तो ये हो गया 0.1 इंटू 10⁴, यानी कि आप कह सकते हैं 1 इंटू 10⁻3, तो ये हो गया आपका 1000 न्यूटन एवरेज फोर्स। अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 95 में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ चेक कर लीजिए, जहाँ कह रहे हैं वहीं मिलेगा, ना मिले तो बस एक पन्ना आगे या एक पन्ना पीछे कर लीजिएगा, एनसीईआरटी के ईयर्स का अंतर हो सकता है, अदरवाइज जहाँ कह रहे हैं वहीं मिलेगा। हमारी एनसीईआरटी में तो जहाँ कह रहे हैं वहीं मिलेगा। आइए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। न्यूटन सेकंड लॉ इज लोकल रिलेशन बिकॉज द एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स एट दैट इंस्टेंट, नॉट बाय हिस्ट्री ऑफ मोशन। देखिए एक बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा था F1, कुछ देर बाद कोई और लोग आ गए और फोर्स बढ़ाकर F2 करवा दिया उन्होंने, फिर कुछ और लोग आ गए और उन्होंने फोर्स को घटाकर F3 करवा दिया, यानी कि फोर्स को उन्होंने विड्रॉ करवा दिया, कम करवा दिया और फोर्स F3 कर दिया। बॉडी का मास तो वही है हर बार, जब मास वही है तो यहाँ पर एक्सीलरेशन का मान अलग आएगा F1/m, यहाँ पर एक्सीलरेशन का मान अलग आएगा F2/m, F2/m, और यहाँ पर एक्सीलरेशन का मान अलग आएगा A3 F3/m। और ये है न्यूटन का सेकंड लॉ, जो कि लोकलाइज्ड है, यानी कि यहाँ पर लगेगा तो अलग मान देगा, यहाँ पे लगेगा तो अलग मान, यहाँ पे लगेगा तो अलग मान, यानी कि अलग अलग जगहों पर फोर्स और मास के रेशियो से एक्सीलरेशन अलग अलग जगहों पर आएगा।
तो ये यहाँ की लोकल इंफॉर्मेशन है, ये यहाँ की लोकल और ये यहाँ की लोकल इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन में ओवरऑल हिस्ट्री का जिक्र नहीं किया गया है, पर्टिकुलर इंसिडेंट पर बात हुई है, इसलिए पर्टिकुलर इंसिडेंट पर बात होने की वजह से न्यूटन के पहले नियम को लोकल रिलेशन कहा जाता है। आइए बी पढ़ते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ इज द स्केलर लॉ। कितना गलत स्टेटमेंट है। न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, तो न्यूटन सेकंड लॉ इज अ स्केलर लॉ। ये सही स्टेटमेंट नहीं है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट का चुनाव करना है। तो आइए चुनते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ओनली ए फर्स्ट सही है, ओनली ए इज अ करेक्ट स्टेटमेंट एंड बी इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 95 में मिलेगा। क्वेश्चन का मतलब ये कॉन्सेप्ट थ्योरी के रूप में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम विद नो एक्सटर्नल फोर्स। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है बाहर से कोई मदद नहीं मिलने वाली, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग पाएगा। मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम में चेंज, बिल्कुल चेंज हो सकता है, बिल्कुल चेंज हो सकता है। ये एक प्रोटॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इनके बीच की दूरी r है और ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। ये फोर्स इनके कंबाइंड सिस्टम के लिए इंटरनल होगा, इसलिए सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। सिस्टम मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का टोटल मोमेंटम जो इनिशियली होगा वही t समय के बाद होगा। t समय के बाद होगा मतलब वही इन दोनों का टोटल मोमेंटम अगर शुरुआत में 100 था तो 5 सेकंड के बाद भी 100 रहेगा, 10 सेकंड के बाद भी 100 रहेगा, क्योंकि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। हाँ, ये सिस्टम है जो यहाँ बंद है, इसमें ये देखिए ये सिस्टम है और ये बल इन दोनों के कंबाइंड सिस्टम के लिए इंटरनल है। लेकिन केवल प्रोटॉन की बात करें तो केवल प्रोटॉन के लिए बल जो है वो एक्सटर्नल है, इसलिए प्रोटॉन का मोमेंटम चेंज होगा। प्रोटॉन का मोमेंटम P1 विल चेंज, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम P2 बिल्कुल P2 विल चेंज। इनके इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो सकते हैं लेकिन सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द नेट, अगला स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं। द नेट मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, बिल्कुल सही है। द नेट मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो हमें चॉइस करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट नहीं इनकरेक्ट स्टेटमेंट चॉइस करना है। तो इनकरेक्ट में ना ए इनकरेक्ट है ना बी इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनने के नाम पर हम ऑप्शन चुनेंगे चौथा, नाइदर ए इज रॉन्ग नॉर बी इज रॉन्ग। रॉन्ग मतलब इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन हुआ जो कि आपको ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के पेज नंबर 95 में आपको इस क्वेश्चन के रेफरेंस को देखने को मिल जाएगा। यानी ऐसा कुछ वहाँ पे थ्योरी में लिखा होगा जिससे ये निचोड़ निकल के आ रहा होगा। Consider the following statement: static friction oppose the impeding motion। बिल्कुल static friction मोशन होने से रोकने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश ये रहती है कि बॉडी स्लाइड करने ना पाए। Kinetic friction oppose the relative motion between the two surfaces। काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन अपोज द इम्पीडिंग मोशन, मोशन की शुरुआत को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अगर मोशन शुरू हो जाए, स्लाइडिंग शुरू हो जाए, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की कोशिश रहती है कि दोनों बॉडी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होने ना पाए। यानी कि उसकी कोशिश रहती है कि दोनों बॉडी साथ में चलें। जैसे एक बॉडी हाई स्पीड से चल रही है यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरी बॉडी थोड़ा स्लो चल रही है, माना कि 4 मीटर पर सेकेंड से थोड़ा स्लो चल रही है। तो यहाँ पर रगड़ लगी, ऑब्वियस सी बात है, एक तेज है दूसरा धीमे है, तो रगड़ लगी। जैसे एक पानी का जहाज तेज जा रहा है और उसके बगल में एक बोट आ गई, वो वाली थोड़ा धीमे धीमे जा रही है, तो जब दोनों सटेंगे आपस में तो दोनों के बीच रगड़ लगेगी, और उसी रगड़ को हम कहते हैं
काइनेटिक फ्रिक्शन, तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन आगे लगेगा और इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा। जो स्लोनेस जिसके अंदर होगा उसके अंदर रगड़ वाला फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन सपोर्ट करेगा और जो फास्ट होगा उसको अपोज करेगा। और कोशिश रहेगी इन दोनों फ्रिक्शन फोर्सेस की कोशिश रहेगी कि ये फास्ट होकर इसके साथ चले और इसकी कोशिश रहेगी कि ये जो बॉडी है वो स्लो हो जाए और दोनों साथ चले। यानी काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, वो चाहता है कि दोनों बॉडी साथ चले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 102 पर आपको इस गहरी बात देखने को मिल सकती है। करेक्ट स्टेटमेंट चॉइस करना है, इसलिए हम स्टेटमेंट कौन सा चॉइस करें? बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट स्टेटमेंट हैं। आइए, a box is placed on the surface of the trolley of the truck. Coefficient of static friction between box and floor is 0.25. The maximum acceleration of truck such that box remains stationary with respect to the trolley. देखिए ये एक ट्रॉली है। ट्रॉली के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है। ट्रॉली के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है और ट्रॉली एक्सीलरेशन a0 से चल रही है। तो क्वेश्चन ये है कि ट्रॉली का एक्सीलरेशन कितना रखा जाए कि ये बॉक्स जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो लेकिन स्लाइड होने ना पाए। आइए ट्रॉली पे ही बैठ कर इक्वेशन बनाएं और सबसे पहले हम लगाएंगे स्यूडो फोर्स। इसका मास m है तो स्यूडो फोर्स होगा ma0। उसके अलावा बाकी फोर्सेस जैसे लगाते हैं वैसे लगा देना चाहिए, जैसे mg लगा देना चाहिए, जैसे नॉर्मल रिएक्शन लगा देना चाहिए, जैसे फ्रिक्शन फोर्स लगा देना चाहिए। कौन सा वाला? लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा देना चाहिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन एक प्रकार का स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और साथ साथ बोलें लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन एक प्रकार का स्टैटिक फोर्स होता है। आइए पहली क्वेश्चन बनाए वाई डायरेक्शन में। नॉर्मल रिएक्शन बॉडी के वेट को बैलेंस करेंगे, ये पहली क्वेश्चन है। और क्योंकि ये ब्लॉक ट्रॉली पर जस्ट अबाउट टू स्लाइड है पर स्लाइड नहीं हो रहा है, यानी ना आगे जाता हुआ दिख रहा है ना पीछे जाता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है लिमिटिंग फ्रिक्शन फ्लूइड को बैलेंस करेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कि म्यू एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ जी, लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नॉर्मल रिएक्शन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में mg के बराबर है तो m से n कैंसिल हो गया और a0 की वैल्यू आ गई म्यू जी। म्यू की वैल्यू है 0.25 और g की वैल्यू है 10, तो ये आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2.5 को मतलब आप कह सकते हैं g/4, 10/4 यानी कि 2.5। थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 102 में देखने को मिलेगा। तो ये आपका लॉ ऑफ मोशन के पेज नंबर 102 तक कवर कर लिया पूरा। हाँ मतलब 102 तक कवर कर लिया, पूरा लॉ ऑफ मोशन कवर कर लिया। थोड़ी क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा इसमें पाए गए हैं और लॉ ऑफ मोशन में अभी पूरी प्रॉब्लम्स और उस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी तुलना में इन प्रॉब्लम्स के आने के चांस थोड़े से ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए आपको एनसीईआरटी के हिसाब से ये करवाया गया। अभी अगली शीट जो होंगी वो लॉ ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर की 2 शीट्स हैं जो कि अभी अपलोड की जाएंगी कुछ देर के बाद, ठीक है ना। तो ये आपका एनसीईआरटी का लॉ ऑफ मोशन कवर हो गया। उसके अलावा जो लॉ ऑफ मोशन में और न्यूमेरिकल टाइप के दूसरे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसकी डीपीपी इसी के ठीक बाद आपको देखने को मिलेगी। चलिए इतना तैयार कर लीजिए। थैंक यू।